पेंडोरा पेपर्स में 700 पाकिस्तानियों की खुफिया कंपनियों का इंकिशाफ। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान का पेंडोरा पेपर्स की तहकीकात का ऐलान। पनामा लीक्स में शामिल 440 पाकिस्तानियों के खिलाफ तहकीकात क्यों ना हो सकी। पूछेंगे मियां नवाज शरीफ व मरियम नवाज के तर्जुमान मोहम्मद जुबैर से, रहनुमा तहरीक इंसाफ ओन अब्बास बप्पी से। जिस तरीके से पैनामा लीक्स ने एक तहलका मचा दिया था, एक दफा फिर पाकिस्तान की सियासत, दुनिया की सियासत उसी दौराए पे खड़ी हुई है। पैनामा लीक्स वाज एन इंटरनेशनल स्टोरी। उसकी रिपरकशंस पूरी दुनिया में महसूस किए गए थे। अप्रैल 2016 में ये पैनामा लीक्स आए थे और आज एग्जैक्टली 5 साल के बाद दुनिया में पेंडोरा लीक्स ने एक बार फिर तहलका मचाया हुआ है। 1,19,00,000 दस्तावेजात सामने आ चुकी हैं। 90 ममालिक के 300 सियासतदानों के नाम ऑफशोर कंपनीज का इंकशाफ हुआ है। 90 ममालिक के 300 सियासतदानों के नाम ये कंपनियां हैं। पाकिस्तानी सियासत में भी एक बार फिर जलजला आया हुआ है। मुल्क की तकरीबन 700 शख्सियात के नाम इन पेंडोरा लीक्स में शामिल हैं, जो कि अभी रिलीज हुई हैं। आपने देखा कि जिस वक्त ये रिलीज होनी थी उससे पहले ही बहुत ज्यादा स्पेकुलेशन होना शुरू हो चुकी थी। कुछ लोगों ने इशारे करना शुरू कर दिए थे प्राइम मिनिस्टर की तरफ, लेकिन वो इशारे तो पूरे नहीं हो सके। लेकिन उसके बावजूद प्राइम मिनिस्टर के करीबियों के नाम जरूर इसमें शामिल है। पाकिस्तान की अहम सियासी शख्सियात, रिटायर्ड जनरल्स और मीडिया मालिकान के नाम ऑफशोर कंपनीज के इंकशाफात अब हो चुके हैं। हुकूमत से वाबस्ता जो अहम शख्सियात हैं उनके नाम भी पेंडोरा लीक्स में मौजूद हैं। जरा नजर डाल देते हैं। वजीर खजाना शौकत तरीन, अलीम खान, वैसल वाडा, खुसरो बख्तियार और मोनस इलाही के नाम ऑफशोर कंपनीज का इंकशाफ हुआ है। जबकि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के शजील मेमन और इसहाक डार यानी PMLN के जो फॉर्मर फाइनेंस मिनिस्टर हैं, उनके साहबजादे अली डार के नाम से भी ऑफशोर कंपनियां हैं। वज़ीर आज़म इमरान खान ने पेंडोरा लीक्स के मामले पर तहकीकात का ऐलान कर दिया है। उन्होंने अपनी ट्वीट में ये कहा है, मेरी हुकूमत अपने तमाम शहरियों की तहकीकात करेगी जिनके नाम पेंडोरा पेपर्स में आए हैं, और अगर कुछ गलत साबित हुआ तो हम मुनासिब कार्रवाई अमल में लाएंगे। आलमी बरादरी से मेरी दरख्वास्त है कि माहौलियाती तामीरात की बहरान की तरह इस खुली नाइंसाफी के खात्मे का भी एहतमाम किया जाए। मैंने 2 दहाइयां इसी बुनियाद और यकीन पर जिदोजहद की। मुल्क गरीब नहीं है, लेकिन करप्शन गुर्बत का सबब बनती है। प्राइम मिनिस्टर इमरान खान ने एक और ट्वीट में ये कहा कि अगर इस मामले को ऐसे छोड़ा गया तो अमीर और गरीब रियासतों के दरमियान अदम मुसाफात में इजाफा होगा। इससे बाद में गुर्बत में भी इजाफा होगा, जिसके नतीजे में गरीब से अमीर रियासतों में माशी नकल मकानी यानी कि इमिग्रेशन का सैलाब आ सकता है, जबकि दुनिया भर में मजीद माशी और समाजी अदम इस्तेहकाम भी पैदा होगा। 5 साल कबल जब पैनामा लीक सामने आई थी तो उसमें तकरीबन 400 पाकिस्तानियों के नाम थे। उस वक्त भी ये मुतालबा किया गया था कि इन तमाम अफराद के खिलाफ तहकीकात की जाए। प्राइम मिनिस्टर इमरान खान इस मामले में बड़े वोकल होते थे। हमने देखा सिराजुल हक साहब ने ये मौक़िफ़ ज़रूर अपनाया था कि सिर्फ जो एक्शन है वो नवाज शरीफ के खिलाफ क्यों, सब लोगों के खिलाफ होना चाहिए। उस वक्त प्राइम मिनिस्टर क्या कहते थे, लेट्स वॉच दैट। स्पोक्स पर्सन ऑफ मरीम नवाज नवाज शरीफ, इस वक्त प्राइम मिनिस्टर इमरान खान ने यह अनाउंस कर दिया है कि पेंडोरा लीक्स की भरपूर तहकीकात कराएंगे। उन्होंने इसके हवाले से ट्वीट भी की है, बात भी की है अपनी कैबिनेट से। आपकी तरफ से क्या डिमांड है? PMLN क्या चाहती है? किस किस्म की तहकीकात होनी चाहिए इस मामले की? बिल्कुल वैसी तहकीकात चाहती है, उसी जोश, उसी जज्बे, उसी एंगर, गुस्से का इस्तेमाल जैसे पनामा जब आया था और मियां नवाज शरीफ के लिए जैसे इमरान खान ने किया था, बिल्कुल वैसे ही। उससे ना 1 इंच ज्यादा हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं, ना 1 इंच कम कर रहे हैं। उसी जबरदस्त तरीके से जैसे वो डिमांड कर रहे थे, जैसे वो चढ़ाई कर रहे थे, जैसे वो कह रहे थे कि इनको अभी इस्तीफा दे देना चाहिए, वो सारी चीजें हमें करनी है। और कोर्ट में खुद सू मुर्दो करने के लिए या जो भी इनके अटॉर्नी जनरल या जो भी है लेके जाए तमाम अपने वजीरों को। वो जो बाकी है ना 700, उनको तो जो भी जैसे वो 450 थे, इमरान खान ने ही कहा था कि पहले एक का कर लें, और नवाज शरीफ का तो नाम भी नहीं था। हम तो कह रहे हैं जिनका नाम है, अलीम खान का नाम है, शौकत तरीन का नाम है, दूसरे जो वज़रा हैं उनका नाम है, दूसरे जो सरकारी ओहदों पर रहे हैं उनके नाम है।
उनका बिल्कुल उसी तरह से करें, उतने ही पैशन के साथ सवालात करें। कैसे ऑफशोर कंपनी बनाई थी, यहाँ से पैसा कैसे गया था, सोर्सेज ऑफ इनकम क्या थे, क्या रिफ्लेक्ट करता है। और सबसे बड़ी बात जो हमें जवाब चाहिए फरिया, सबसे बड़ी बात कि इमरान खान के ये तो ऑफशोर तो एक जगह है ना, वो ये कहते थे कि अगर आपको पाकिस्तान से मोहब्बत है तो आपने पैसा क्यों बाहर रखा हुआ? तो आपके वजीरों ने पैसा क्यों बाहर रखा हुआ है? क्यों ऑफशोर कंपनीज बनाई? आपका ये बुनियादी सबसे पहले तो एज अ मैटर ऑफ प्रिंसिपल इमरान खान हैज टू कम क्लीन इन सेइंग कि जी ये गलत कह चुके हैं ना, ट्रिलियंस ऑफ डॉलर बाहर रखते हैं। भाई ट्रिलियंस ऑफ डॉलर्स आप अपने वजीरों से तो हिसाब मांगे ना। और प्लीज एक और चीज मैं बता दूं, वो वाला हिसाब नहीं जिसकी क्लीन चिट आप लोगों ने भी दे दी थी मीडिया ने, कि जब ऐसे पीएम्स का वक्त आया था, आपको याद होगा लास्ट ईयर, कि जी वो अपने टैक्स रिटर्न्स ही नहीं फाइल कर रहे हैं, वो क्योंकि वो इलेक्शन के थ्रू नहीं आते एडवाइजर्स या ऐसे पीएम। तो आप क्लासिक चीज की गई कि जिस तरह जुल्फी बुखारी थे, एक एग्जांपल दे रहा हूं, भाई वो 2-3 साल से यहाँ टैक्स रिटर्न ही नहीं फाइल कर रहे थे माशाल्लाह। और फिर उसके बाद कहा गया कि उन सब ने वजीर आजम को अपने वो बता दिए एसेट्स की डिटेल्स, एंड वजीर आजम सेटिस्फाइड है। भाई हु इज वजीर आजम? वजीर आजम कौन है? क्या वो टैक्स के भी एक्सपर्ट है? बाकी सब चीजों के तो एक्सपर्ट है। उसी ग्रिलिंग एफबीआर की हो, एससीसीपी की हो, सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान की हो, हाई कोर्ट की हो, मीडिया की हो, वैसे ही चाहिए। जुबैर साहब, प्राइम मिनिस्टर इमरान खान के करीबी साथियों के नाम आए हैं पेंडोरा लीक्स में। इट इज लिटरली एम्बैरसिंग फॉर द गवर्नमेंट। इसीलिए मशवरा भी किया प्राइम मिनिस्टर ने, फटाफट उसके ऊपर एक्शन भी लेने का कहा है। मगर आपके ख्याल में क्या एक्शन प्राइम मिनिस्टर को लेना चाहिए, कंसिडरिंग उनका एक खास मौकफ रहा है इस हवाले से? क्या इन लोगों को रिजाइन करना चाहिए? क्या प्राइम मिनिस्टर को अपने आप को इन लोगों से डिटैच करना चाहिए? व्हाट शुड प्राइम मिनिस्टर इमरान खान डू? देखिए, एक तो कई तो कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट है फरिया, यू विल एग्री कि एक फाइनेंस हाँ। मिनिस्टर का नाम है। अब तहकीकात जब हम कहते हैं तो ये फाइनेंशियल मैटर्स हैं, और फाइनेंशियल मैटर्स के जो कॉम्पिटेंट अथॉरिटीज हैं वो एक एफबीआर है, एससीसीपी है, स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान है। यही कॉम्पिटेंट अथॉरिटीज है ना जिनके पास आपका हिसाब किताब हो सकता है। पैसे अगर बाहर गए तो स्टेट बैंक है, कंपनी आपकी है तो एससीसीपी है, इंडिविजुअल के तौर पर एफपीआर है। तो जिसके ऊपर फाइनेंस मिनिस्टर बैठे हैं, ये सारे इदारे उनके अंडर आए, तो कैसे तहकीकात सही हो सकती हैं? मुझे आप बता दें कैसे तहकीकात। और प्लीज लेट्स अप्लाई फॉर वंस द सेम स्टैंडर्ड्स जो इमरान खान ने पूरी कौम को बताए थे। और मैं तो अब फखरिया तौर पर कहता हूँ कि मैंने तो मईशत भी उन्हीं से सीखी है, इमरान खान से, फिलॉसफी भी उनसे सीखी है, फॉरेन पॉलिसी भी उनसे सीखी है, और गवर्नेंस के और करप्ट प्रैक्टिसेस के जो मायार हैं वो उन्हीं से सीखे। तो अब टाइम आ गया कि वो अप्लाई करना शुरू करें अपने लोगों पर और रियासत मदीना। और इसमें मैं 2 लोगों का ऐड कर दूं और जो हमें शदीद इख्तिलाफ है। एक तो वो कल रिपोर्ट आई, वो तो इटसेल्फ उस पर हम बात कर रहे हैं, लेकिन कल जब जुनैद सफदर के हवाले से कहा गया पीटीवी पर, और फिर जिस धड़ल्ले से ट्वीट किया गया फवाद चौधरी ने और शहबाज गिल ने, द लैंग्वेज जो थी शहबाज गिल की, एक झूठ पर मबनी एक न्यूज जो उनके अपने इदारे ने दी थी, उसको लेके क्या मैं अल्फाज यूज करूं कि वो किस तरह से उन्होंने उसको स्प्रेड किया। और फिर फवाद चौधरी साहब जियो टीवी पर मेरे साथ थे जब वो रेड हैंडेड पकड़े गए, जब उन्होंने ये एक्सेप्ट कर लिया कि ये हाँ ठीक, तो फिर उन्होंने कहा कि हाँ ये फेक न्यूज के खिलाफ तो मैं सबसे ज्यादा आगे कहता हूं कि जी फेक न्यूज के खिलाफ कोई लॉ बनाए। ओ भाई, आप अभी पहले तो अपना जवाब तो दे दें कि आपके इदारे ने ये क्यों न्यूज चलाई थी। इसलिए चलाई थी कि वो चाहते थे कि उनकी अटेंशन डाइवर्ट हो, वो मीडिया स्ट्रेटेजी के तौर पर, और वो सब देखेंगे और वो न्यूज बन जाएगी और सारी बातें करना शुरू कर देंगे। लेकिन 2 जो सबसे अहम लोग हैं इस हुकूमत के, क्या कहना चाहिए, रियासत मदीना के जो वो बड़े जो साथी हैं, रियासत मदीना के जो हुक्मरान हैं, उनके सबसे बड़े साथी जो अवाम को बताते हैं सच झूठ की तफरीक करना, सच्चाई का, अच्छे बुरे की तमीज करना, और रियासत मदीना के क्या स्टैंडर्ड्स और मयार होने चाहिए, वो दोनों कल रात रेड हैंडेड पकड़े गए हैं झूठ बोलते हुए। और इतने वो नहीं है कि जी उस पर कोई रिमोर्स करें, उस पर कोई थोड़ा सा एक
सेकंड कभी शर्मिंदगी हो कि जी हमने जल्दी रिएक्ट कर दिया था। ये तो कह सकते थे कि जल्दी रिएक्ट कर दिया था। अच्छा, सबसे इंटरेस्टिंग ये है कि जो वहां बैठे थे, जो दो जो इन्वेस्टिगेटिव रिपोर्टर्स हैं, जिन्होंने आईसीआईजे के लिए काम किया, उमर चीमा और दूसरे मैं भूल रहा हूँ फखर, वो कह रहे हैं उनका नाम नहीं है, पूरी फैमिली का हमने इन्वेस्टिगेट किया नहीं है, और ये बोल रहे हैं। जुबैर साहब, ऑफशोर कंपनीज के हवाले से ये तासुर बहरहाल मौजूद है। उस वक्त भी कुछ एनालिस्ट का था, अभी भी कुछ एनालिस्ट का है कि ऑफशोर कंपनी सारी करप्ट नहीं होती। आपको याद होगा ये बात आईसीआईजी की वेबसाइट पे भी लिखी हुई थी। मगर उनका इस्तेमाल, उनका डिक्लेयर ना होना, उनके हवाले से तहकीकात का मुकम्मल ना होना या एम्बिग्विटी होना, ये उनको मशकूक बनाता है या वो करप्शन का मौजब बनता है। बहरहाल लेकिन ये भी व्यू रहा, प्राइम मिनिस्टर इमरान खान का इस हवाले से व्यू डिफरेंट था, लेकिन ये एक व्यू रहा है। आपका इस हवाले से व्यू क्या है? क्या आप समझते हैं कि ऑफशोर कंपनी होना इस बात का सबूत है कि करप्शन हुई है, कंसिडरिंग कि आपकी पार्टी के लोगों के भी माजी में नाम आ चुके हैं, अभी भी उनका नाम है, या आपके ख्याल से तमाम ऑफशोर कंपनीज ही करप्ट हैं? देखिए फरिया, ऑफशोर कंपनी के हवाले से आपको पता है मेरा मौक़िफ़ जब पनामा आया था तो उस वक़्त भी वही था और आज भी वही है। मैं वो उनमें से नहीं हूँ जो यू टर्न लूँगा। पहली बात तो ये है कि हमें जब बात करनी चाहिए ऑफशोर कंपनी की, तो इसको उस हद तक रखना चाहिए जो पाकिस्तान का कानून क्या कहता है, फॉरेन एक्सचेंज रेगुलेशंस क्या कहती है। सो ऑफशोर कंपनी बनाना, रखना कोई जुर्म नहीं है। पहली बात तो ये है। और दूसरी बात ये है कि हमें ये मकसद के भी पूछने की ज़रूरत नहीं है कि उन्होंने क्यों बनाया, बिकॉज़ जब ऑफशोर कंपनी बनाना या पाकिस्तान ऑफशोर कंपनी छोड़ दें, यहाँ से पैसे बाहर रखना, किसी भी बैंक अकाउंट में, लंदन में, अमेरिका में, दुबई में, या एसेट रखना या घर खरीदना या प्रॉपर्टी खरीदना, ये पाकिस्तान के कानून के हिसाब से जुर्म नहीं है। आप उसको प्रिंसिपल के तौर पर के क्यों रखना चाहिए, वो तो एक अलग चीज़ है। हम यहाँ लीगैलिटी की बात कर रहे हैं और हम किसी को पनिश करना चाहते हैं या नहीं करना चाहते हैं, उसको लीगली उसके पास राइट होगा ना। एक मैं या आप हूँ तो हम भी कहेंगे भाई पाकिस्तान के कानून के हिसाब से मैं प्रॉपर्टी रख सकता हूँ, ऑफशोर कंपनी बना सकता हूँ, तो आप मुझे क्यों अभी हाँ क्रिटिसाइज आप कर सकते हैं कि पॉलिटिकली क्या है, ये सही है या नहीं। वो इट्स दैट इज बिसाइड द पॉइंट। व्हाट इज मोर इम्पोर्टेंट इज कि क्या उसकी डिक्लेरेशन सही है या नहीं है, क्या जो सोर्सेज हैं फंड्स जो इस्तेमाल किए गए हैं उस प्रॉपर्टी को एक्वायर करने के लिए, क्या वो जस्टिफाइड तरीके से बनाए गए थे पैसे, यहाँ से जो भेजे गए थे, ट्रांजैक्शन की गई थी, वो सही ऑफिशियल तरीके से स्टेट बैंक की मर्जी से भेजे गए थे, और आप उसको रिपोर्ट करते आ रहे हैं अपने टैक्स रिटर्न्स में। ये बिल्कुल उसी तरह से जिस तरह मेरे और आपके लिए यहाँ कोई प्रॉपर्टी हो या बैंक अकाउंट हो, उसको भी हमने डिक्लेयर करना है, उसके भी सोर्सेज वैसे ही बताने जैसे ऑफशोर कंपनी का। सो पहली चीज तो ये है कि इसमें कोई नहीं है। व्हाई आई एम सेइंग इज कि अभी डिबेट ओपन हुई है। अब पिछली दफा जब डिबेट हुई थी तो बिल्कुल हम कहीं और पहुंच गए थे। दूसरी चीज जो मैं क्लैरिफाई करना चाहता हूँ कि हमें कानून देखना चाहिए। कानून के हिसाब से जो नॉन रेजिडेंट पाकिस्तानीज हैं उन पर उस कोई कानून का इतलाक नहीं होता कि जी अगर मैं पाकिस्तान से बाहर काम करता हूं तो मुझे यहाँ टैक्स रिटर्न्स और वेल्थ स्टेटमेंट देने की रिक्वायरमेंट ही नहीं है। ना मेरे से कोई अथॉरिटी मेरे से ये पूछ सकती है कि आप 5 साल से या 4 साल से या 2 साल से या 15 साल से बाहर हैं, तो आपने वहां कौन सी प्रॉपर्टीज बनाई है, आपके क्या सोर्सेज हैं। आप कोई रिक्वायरमेंट नहीं है। तो हसन और हुसैन नवाज नॉन रेजिडेंट पाकिस्तानी थे, उनको हमने पीस दिया उठा के फॉर नो रीजन, हालांकि वो उसमें थे ऑफशोर कंपनीज में, बट चले वो तो एक पास्ट हिस्ट्री है, उसको हम छोड़ देते हैं। अभी तो मैं कह रहा हूँ चाहे वो शौकत तरीन है, चाहे वो अली डार है, चाहे वो कोई और है। अली डार इज अ नॉन रेजिडेंट पाकिस्तानी, नॉन रेजिडेंट 20 साल से वो बाहर बैठे हुए। आज हम ये कह रहे हैं कि जी उनकी ऑफशोर कंपनी है। भाई वो बाहर रहते हैं, जो मर्जी करना चाहें। क्या पाकिस्तानी लॉ की कोई खिलाफ वर्जी की है? यस और नो। तो अगर नहीं है तो फिर हम ये मोरालिटी और बीच में जब लाते हैं तो फिर मोरालिटी में तो हम घुसते चले जाएंगे। और प्रिंसिपल तो तभी मैंने कहा था कि इमरान खान ने ये प्रिंसिपल स्टांस लिया था मोरालिटी के बेसिस पर कि क्या पाकिस्तानी को असासे बाहर रखने चाहिए या नहीं रखने चाहिए। तो अगर वो क्रिटिसाइज करते थे या करते रहे हैं अपने पॉलिटिकल ओपोनेंट्स को, तो अब वक्त आ गया कि सबसे पहले तो वो मोरालिटी के जो लेक्चर देते थे वहां अप्लाई करें अपनी काबीना के
लोगों के लिए या सूबाई काबीना के लोगों के लिए। दूसरी चीज़ ये है कि वो फिर लीगैलिटी के सवालात हैं और लीगैलिटी के सवालात ही तहकीकात का हिस्सा बनेंगे और वो उसके लिए कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट नहीं होना चाहिए कि वज़ीर खुद मौसूफ बैठे हुए हैं और उनके नीचे इदारे तहकीकात कैसे कर सकते? कर ही नहीं सकते। मोहम्मद जुबैर, स्पोक्स पर्सन फॉर पीएमएलएन, उनसे हमारी बड़ी अहम बातचीत जारी है। वक्त हुआ एक ब्रेक का, एंड वी विल बी राइट बैक। एंड वेलकम बैक। जुबैर साहब हमारे साथ मौजूद हैं, आगे चलते हैं। अभी आपने जुनैद सफदर के हवाले से जो खबर छपी उसके बारे में जिक्र किया, इस पे बहुत सारी बहस हो चुकी है, इंफॉर्मेशन मिनिस्टर अपनी स्टेटमेंट दे चुके हैं, लेकिन मरीम नवाज ने एक ट्वीट की, नाराजगी का इजहार किया। क्या पीएमएलएन कोई लीगल एक्शन लेने का सोच रही है पीटीवी के खिलाफ? जी, हम प्राइमरीली पीटीवी के खिलाफ लीगल एक्शन लेने का सोच रहे हैं और बिल्कुल लेंगे भी, क्योंकि ज़ाहिर सी बात है, इन चीज़ों में मैं वही कह रहा था कि थोड़ी-सी एहतियात भी होनी चाहिए। हर एक की पगड़ी उछाल देते हैं। वैसे तो हम पता नहीं कहाँ-कहाँ एंटर हो चुके हैं, पगड़ी उछालने का पाकिस्तान फ़ेमस होता चला जा रहा है दुनिया की नज़रों में। फिर हम कहते हैं कि हमारा इमेज क्यों ख़राब है। इमेज अगर ऑफ़िशियल टेलीविज़न चैनल इस किस्म की हरकतें करेगा, तो फिर इमेज पाकिस्तान का अच्छा नहीं होगा, तबाह होगा, बर्बाद होगा और जैसे हुआ है पिछले इतने सालों से। सो मैं कोई ये नहीं क्लेम कर रहा कि ये कोई पहली हुकूमत है जिसने ये अपना ये पीटीवी में इस किस्म का किया है। लेकिन इतने सेंसिटिव मैटर्स में पॉलिटिकल पॉइंट स्कोरिंग करना, मेरा ख्याल है उनकी ड्यूटी लग गई थी शहबाज गिल की और फवाद चौधरी की, और वो हर चैनल पर जाके ये बातें कर रहे थे ताकि मेन जो फोकस है उसे हटा के, एंड ऑल दे हैड टू कम अप, ऑल द थिंग दैट दे हैड टू कम अप was to make a statement कि जी इसकी हम प्रॉपर इन्वेस्टिगेशन कर रहे हैं और हम चाहेंगे कि इसको इतना पब्लिसाइज ना किया जाए और टेलीविजन चैनल्स रेस्ट्रेन करें अपने कंक्लूडिंग रिमार्क्स पास करने से। लेकिन जाहिर सी बात है, हम सियासत को यहाँ घसीट के लेके आ चुके हैं, और ये एग्जाम्पल मैं इसलिए कह रहा था कि इमरान खान को देनी चाहिए। और इसमें देखें, दूसरी फरिया एक और चीज भी है, इसमें जो नाम आए हैं, बहुत बड़े बड़े नाम आए हैं, फॉर्मर मिलिट्री और सीनियर रैंक के ऑफिसर्स भी इसमें हैं। मैं नहीं कह रहा कि मैं किसी को फिंगर पॉइंटिंग कर रहा हूँ, लेकिन जब पनामा आया था तो आपको पता था कि ये एक ऐसा पेश किया गया था कि जैसे एक अजूबा है, और जिसमें जबकि शुरू से लेके एंड तक और 4 साल की तहकीकात, 4 साल अब तो हो गए ना शेयर होल्डर थे मियां नवाज शरीफ, ना ये एस्टैब्लिश हुआ कि मनी लॉन्ड्रिंग उन्होंने की है, ना एस्टैब्लिश हुआ टैक्स एवेजन उन्होंने किया है, ना एस्टैब्लिश हुआ कि वो जो वहां कंपनी थी जो उसके शेयर होल्डर्स या डायरेक्टर थे मियां नवाज शरीफ, लेकिन हमने उनको पूरी सियासत तहस नहस कर दी और डिस्क्वालीफाई भी कर दिया, जेलें भी हो गई, सब कुछ हो गया। और वो पनामा के लिए गए थे पिटीशन लेके इमरान खान साहब, और फैसला जो आया इतने वॉल्यूम्स के बाद वो अकामा पर आया, और ये भी नहीं कि अकामा उन्होंने छुपाया था, ये कि जी अकामा के तहत जो उनको पैसे मिलने थे वो उन्होंने रिफ्लेक्ट नहीं किए थे, जो कि पूरेस्ट पॉसिबल अकाउंटिंग टर्मिनोलॉजी थी। एंड दैट इज व्हाई उन्होंने, जो जजेस ने पाकिस्तान के टैक्स लॉस का सहारा नहीं लिया था पास करते हुए, ब्रिटिश इंग्लिश वो कौन सी ब्लैक लॉ डिक्शनरी का रेफरेंस दिया था कि एसेट क्या होता है। भाई एसेट तो आप अपने इनकम टैक्स के जो कानून है उसके तहत एसेट की डेफिनेशन तो मौजूद है, उसको क्यों नहीं इस्तेमाल किया था? पाकिस्तान के एफबीआई में डेफिनेशन मौजूद है, उसको क्यों नहीं इस्तेमाल किया था? तो सबको छोड़ के वहां चले गए ब्लैक लॉ डिक्शनरी, जो पाकिस्तान में अप्लाई ही नहीं होती है, उसको लेके कि जी एसेट का मतलब क्या होता है, डेफिनेशन क्या होती है। और इसलिए हमने मियां नवाज शरीफ को फॉर लाइफ डिस्क्वालीफाई कर दिया। केस पनामा का था, क्योंकि जाहिर सी बात है कोई और चीज तो एस्टैब्लिश हो ही नहीं सकती थी, ना हुई थी, ना आज तक हुई है। जुबैर साहब, हमने ये देखा था कि पैनामा लीक्स पे अगरचे बहुत शोर हुआ, पीटीआई ने बहुत ज्यादा आवाज भी उठाई, आप लोगों ने उसका जवाब दिया, लेकिन सवाए नवाज शरीफ के और जो दीगर लोग उसमें थे, बड़े बड़े नाम शामिल थे। इस हवाले से जमात इस्लामी कह चुकी है, दीगर लोग कह चुके हैं कि उनके खिलाफ एक्शन लिया जाए, वो कोई एक्शन नहीं हुआ। उस वक्त आपकी हुकूमत थी, क्या आपके ख्याल से उन लोगों के खिलाफ एक्शन लेना चाहिए था ताकि ये जो एक फिनोमेना है पाकिस्तान की दौलत बाहर ले जाने का, इसको रोका जा सके?
देखें, हम जब गवर्नमेंट में थे और ये जब हम्म। कहा गया था, आपको याद होगा इमरान खान की भी ये स्टेटमेंट थी और सुप्रीम कोर्ट की भी ये स्टेटमेंट थी। एक तो ये सुप्रीम कोर्ट केस 184(3) के तहत होना ही नहीं चाहिए था, बिकॉज़ राइट ऑफ अपील ही खत्म हो जाती है। जब आप ट्रायल कोर्ट होते हैं ना, ट्रायल होती है पहले। यूएन कन्वेंशंस हैं, यूएन कन्वेंशंस में राइट ऑफ अपील है। अगर कभी राइट ऑफ, दैट इज़ व्हाई सुप्रीम कोर्ट इज़ द लास्ट फोरम। पहले लोअर कोर्ट में होता है, फिर हाई कोर्ट में होता है, फिर सुप्रीम कोर्ट में होता है, क्योंकि वो राइट ऑफ अपील होता है। एक तो मैं इसलिए याद दिला रहा हूँ कि वहां उसमें कितने गैप्स थे। एनीवेज, जो मियां नवाज शरीफ के अलावा मियां नवाज शरीफ की डिस्क्वालिफिकेशन हुई थी, उन्होंने कहा पहले मियां नवाज शरीफ का कर लें। साकिब निसार साहब ने भी कहा था बाकियों का भी कर लेंगे। उस वक्त भी हमें पता था। वो जो जुलाई के एंड में 2017 में डिस्क्वालिफिकेशन हुई थी, उसके बाद या उससे चंद महीने पहले से जब पनामा शुरू हुआ था, तो एवरीथिंग वाज लोडेड अगेंस्ट अस, वी वर पावरलेस, बिल्कुल। लेकिन ये तो रियासत मदीना राइज करने आए थे ना, इनको तो 3.25 साल हो चुके हैं ना। इन्होंने कभी अपने लब से उस ऑफशोर कंपनीज का जिक्र किया है पनामा में? वो जो 450 या 440 लोग रह गए थे, कभी एक दफा जिक्र किया है? कभी मीडिया ने एक दफा वो जो सबसे जज्बाती होके आके बढ़ बढ़ के करते थे, इट वाज ऑल पॉलिटिकल। हमने उस वक्त भी कहा था ये पॉलिटिकल वेंडेटा है, और ये आपको कोई मसला नहीं है बाकी किसी से। आपने सिर्फ मियां नवाज शरीफ को ये पीएमएलएन की सियासत खत्म करने के लिए किया था, और दैट उसका साकिब निसार जवाब देते हैं। आज जजेस बैठे हैं, वो कहते हैं कि जी हम 440 का बिल्कुल पूछेंगे, बुला के पूछेंगे सबसे, करें उसी तरह से उनकी जुडिशियल इंक्वायरी करें। अब इमरान खान साहब वजीर आजम बैठे हुए, वजीर आजम के होते हुए और किसी के पास जाने की क्या जरूरत है? और 700 और ऐड हो गए, करें और बताएं पूरी कौम को कि किसने क्या किया। जुबैर साहब, अब तो ये स्कैंडल आ चुका है, आप लोग तहकीकात भी करवाना चाहते हैं, आपकी क्या राय है कि इस स्कैंडल की तहकीकात नैब से करवाई जाए, एफआईए से करवाई जाए, या फिर कोई जुडिशल कमीशन बनाया जाए? देखिए, मैं तो पहले भी, आपको पता है कि इसकी जो मैं पार्टी का मौक़िफ़ अभी नहीं है मेरे पास, तो मैं नहीं कह सकता। बट आपके साथ भी मैंने बहुत प्रोग्राम किए थे पनामा पर। मैं आज भी बिलीव करता हूँ कि पाकिस्तान को एक महज़ब सोसाइटी की तरह लेना चाहिए। अगर हमने कम्युनिटी ऑफ नेशंस में अपना कोई इमेज बढ़ाना है, हमारे पास हर चीज़ के लिए कॉम्पिटेंट इदारे हैं। एफबीआर है इंडिविजुअल केसेस को रेफर करने के लिए, एससीसीपी है कंपनीज के हवाले से। जिस तरह अभी जस्टिस फाइज ईसा का केस आया था, उसमें जो मुझे बेसिक इतराज था, प्राइम मिनिस्टर ने जो रेफरेंस बनाया था, फिर प्रेसिडेंट ने जो आगे भेजा था, उसमें जो मेरा बेसिक था कि एक बड़ी सिंपल सी चीज कही जा रही है कि इनकी वाइफ ने वहां फ्लैट्स खरीदे और डिक्लेयर नहीं किए। यही था ना बेसिकली। क्या प्रेसिडेंट ने या प्राइम मिनिस्टर ने एफबीआर से इनपुट लिया था? तो वो मतलब और शो किया पूरी कौम को कि ये हमने इनपुट लिया है, एंड एफबीआर इज सेइंग कि दे हैव कम टू द कंक्लूजन कि ये इनके फ्लैट्स हैं, इन्होंने शो नहीं किए और इनके कोई सोर्सेज नहीं। तो रेफरेंस बनता था कि जी एफबीआर ये कहता कि हम सिटिंग जज के खिलाफ कैसे जाके आप तहकीकात कर सकते हैं? क्या जजेस कॉलोनी जाए या सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान? लेकिन मसला पाकिस्तान में तमाम हमने माहौल ऐसा क्रिएट कर दिया कि जो कॉम्पिटेंट इदारे हैं, सबसे पहले तो उनको हाथ बढ़ के एफबीआर के चेयरमैन को आज कुछ स्टेटमेंट देनी चाहिए। मेरा अपना सजेशन ये होगा, या एससीसीपी के चेयरमैन को, कि ये नाम आए, ये कल ब्रेक हुई है न्यूज, हम उसकी तहकीकात कर रहे हैं। हमारे लिए कोई तफरीक नहीं है, ना मिनिस्टर में ना आम शहरी में, क्योंकि टैक्स लॉज जो हैं ये लीगैलिटी सब पर सेम अप्लाई करती है। दिस इज अनलाइक द पनामा केस दैट जिसमें किया गया था। भाई, जब आप कहते हैं कि कोई भी इस्लामी रियासत में कोई भी नहीं बचना चाहिए, चाहे वो वजीर आजम है, सदर है, गवर्नर है, किसी के पास इम्यूनिटी नहीं होनी चाहिए, बिल्कुल सही बात। लेकिन उसको ये हक तो होना चाहिए कि उसको वही लॉज अप्लाई करें जो बाकी लोगों को है, जो फरिया इदरीस को है, जो मोहम्मद जुबैर को है, जो बाकी लोगों को है। ये तो नहीं हो सकता कि मोहम्मद जुबैर पर थोड़ा हल्का हाथ रखेंगे क्योंकि उसके पास कोई ऑफिशियल पोजीशन नहीं है, या मिनिस्टर है तो उसके ऊपर सख्त हाथ रखेंगे। ये तो कई पाकिस्तान का लॉ नहीं करते ना। एक तरफ तो आप इस्लाम की एग्जांपल देते, तो इस्लाम में तो सबके लिए सेम है, और इसी तरह से पाकिस्तान के कानून में भी यही है। तो मेरा तो मौक़िफ़ ये है कि अब उसके लिए कोई इंक्वायरी कमेटी बिठा दें या जो भी करें, मुझे नहीं पता। बट दिस इज द ऑब्जेक्टिव, द फंक्शन ऑफ द प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान, टू सेटिस्फाई द पीपल ऑफ पाकिस्तान
बेस्ड हमेशा में हम कहते हैं ना, जिस तरह मईशत के हवाले से कहते हैं अच्छा या खराब है, तो उसमें सबसे अहम पहलू ये होता है कि कमिटमेंट्स क्या थी, कहा क्या था। एक पॉलिटिकल गवर्नमेंट है, वो इलेक्शन से पहले कुछ अवाम को कमिटमेंट करके आई थी। इसी तरह से इंसाफ के तकाजों के हवाले से इमरान खान की कोई कमिटमेंट्स हैं पूरी कौम के सामने। एक तो ऑफिशियल कमिटमेंट्स हैं, एक जनरल स्टेटमेंट्स हैं, बार बार उनके इंटरव्यूज हैं, प्रेस कॉन्फ्रेंसेज हैं। तो वो उनको परखा जाएगा उन्हीं के हवाले से कि जो उन्होंने स्टैंडर्ड्स रखे थे, जो उन्होंने कौम को यकीन दिलाया था। क्योंकि कौम ने जब वोट दिया तो ये सब चीजें एक्सपेक्ट करके किया था ना, कि वो इतने हाई स्टैंडर्ड्स सेट करेंगे। एंड नाउ इज द टाइम फॉर हिम टू डेमोन्स्ट्रेट दोस स्टैंडर्ड्स। वक्त हुआ एक ब्रेक का एंड वी विल बी राइट बैक। पेंडोरा लीक्स के आते ही जो नाम आते गए, लोगों की सफाइयां भी शुरू हो चुकी हैं। हर तरफ से वजाहतों का एक सिलसिला जारी है। हमने ये देखा कि सबसे अहम जो नाम इस वक्त है वो शौकत तरीन साहब का है, क्योंकि वो वजीर ख़जाना है। शौकत तरीन साहब का कहना यह है कि उनकी और उनके ख़ानदान की ऑफशोर कंपनियां स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान की मंजूरी से खोली गई थी, जबकि वो अपने बैंक के लिए गैर मुल्की ग्रुप की सरमायाकारी को राग़िब करने की कोशिश कर रहे थे। लेट्स वॉच कि उनका रिस्पॉन्स क्या था। 2013-14 में सिल्क बैंक में हम कैपिटल रेजिंग कर रहे थे, तो दुबई में एक कंपनी है मिडिल ईस्ट डेवलपर्स LLC, वो तारिक बिन लादेन की कंपनी है। और तारिक बिन लादेन की उनके साथ हमारी गुफ्तगू हुई, तो उन्होंने कहा कि हम आपके बैंक में पैसे डाल देंगे। तो फिर हमने स्टेट बैंक से अप्रूवल ली कि वो पैसे डाल सकते हैं। तो उन्होंने जाके ये 4 कंपनियां खोली ताकि वो फंड रेजिंग कर सकें यूरोप वगैरह के बीच में। और लेकिन उसी वक्त में कोई धमाका वगैरह हुआ कराची वगैरह में, तो उनका ये इंटरेस्ट खत्म हो गया। तो ये कंपनियां जो हैं ये बनी और फिर इनके अकाउंट्स भी नहीं खुले, इसमें कोई ट्रांजैक्शन भी नहीं हुई। Thank you on Saaf for joining us on this special program. प्राइम मिनिस्टर इमरान खान ने कहा है कि इन पेंडोरा पेपर्स की तहकीकात की जाएंगी, भरपूर तरीके से की जाएंगी, लेकिन क्या इन तहकीकात को करवाने से पहले उन वज़रा का इस्तीफ़ा नहीं लेना चाहिए जिनके नाम ये ऑफशोर कंपनीज आई हैं या जिनके नाम इन फहरिस्त में आए हैं? PTI का मौक़िफ़ इस हवाले से बड़ा क्लियर है, तो इन लोगों से इस्तीफ़ा क्यों नहीं लिया गया? देखिए, मैं तो समझता हूँ कि अल्हम्दुलिल्लाह ये पाकिस्तान में पहली दफ़ा किसी हुकूमत ने इतनी जल्दी कोई इकदाम लिया। पैनामा पेपर्स अप्रैल 2016 में आए थे और कम से कम 6 महीने लगे थे उस वक्त के प्राइम मिनिस्टर नवाज शरीफ को उसके ऊपर एक्शन लेते हुए। कल रात को 9:30 बजे पेंडोरा लीक्स का ऐलान होता है और 9:50 के ऊपर प्राइम मिनिस्टर इमरान खान का ट्वीट आ जाता है कि इसमें से कोई भी लोग जो 600 के 600 अफराद हैं उन सबको इन्वेस्टिगेट किया जाएगा और देखा जाएगा कि कानूनी तकाजे पूरे हैं या नहीं है। और आज प्राइम मिनिस्टर साहब ने ऐलान भी कर दिया है कि ये जितने 600 अफराद हैं, जिसमें पॉलिटिकल लोग भी हैं, जज अपना फौजी जर्नैल भी शामिल हैं, मीडिया हाउसेस भी शामिल हैं और आम बिजनेसमैन भी शामिल हैं, इन तमाम को प्राइम मिनिस्टर इंस्पेक्शन कमीशन है उसके नीचे एक सेल बनाया जाएगा और सेल उनको इन्वेस्टिगेट करेगा, क्योंकि ये इंफॉर्मेशन है, वो देखेगा कि कौन सी कैटेगरी में फॉल करते हैं। तो मेजॉरिटी हमने 4 कैटेगरी डिफाइन की है। पहली बात तो ये कि जो अशखास जिन्होंने कंपनी बनाई है लीगल तरीके से और उसको डिक्लेयर किया है अपने एसेट्स में, अपने FER के फॉर्म्स के अंदर, इनकम रिटर्न्स में, और उस बेस पे उन्होंने रिटर्न्स फाइल भी कर दिए और उस बेस पे इन्वेस्टमेंट की है, वो तो क्लीन स्लेट हो जाएंगे। दूसरे जो अफराद जिन्होंने इस शेल कंपनीज को बनाने का मकसद मनी लॉन्ड्रिंग था, उनके तमाम केसेस को हम FIA के हवाले कर देंगे। जिन अफराद ने इन ऑफशोर कंपनी को इस्तेमाल किया है करप्शन के लिए, उन तमाम के केसेस को NAB के हवाले किया जाएगा। और जिन्होंने इस पूरी ऑफशोर या शेल कंपनीज को इस्तेमाल किया टैक्स एवेजन के लिए, उनके केसेस को FVR को भेज देंगे। तो ये 600 अफराद को एक प्योरिफिकेशन सिस्टम में से गुजारा जाएगा और जो जिस कैटेगरी में फॉल करता जाएगा उनको उनके रेलेवेंट डिपार्टमेंट्स को भेजा जाएगा। अब जहां तक आपने मिनिस्टर्स की बात की, तो शौकत तरीन साहब के एग्जाम्पल ले लेते हैं। हमने कल उनका आपने शायद रात को स्टेटमेंट भी सुना हो कि उन्होंने ये 3 कंपनियां 2015 में जब बनाई थी तो मकसद ये था कि बाहर से इन्वेस्टमेंट पाकिस्तान में आनी थी और सिल्क बैंक में पैसे जाने थे। कराची में हालात ख़राब हो गए और इन्वेस्टमेंट ना आ सकी, तो इसका 1 रुपया भी इन कंपनीज़ में या इन ऑफशोर कंपनीज़ में कोई ट्रांजैक्शन नहीं हुई। अगर यही चीज़ एट द पेपर ब्लैक एंड वाइट में उनके पास मौजूद है तो आप क्या समझते हैं इसके ऊपर फर्दर कार्रवाई होनी चाहिए? मेरे ख्याल में नहीं। इसी तरह बाकियों का भी हमने, अब अलीम खान साहब की कल स्टेटमेंट आ गई कि मैंने 2008 में ये कंपनी डिक्लेयर कर दी है। आप देखिए पूरी दुनिया में जिन लोगों ने ऑफशोर कंपनियां बनाई हैं
वो सारे ये क्लेम कर रहे हैं कि उनकी लीगल है। अब उनकी कंसर्न अथॉरिटीज उनको वेरीफाई करेंगी कि ये वाकई स्टेटमेंट ठीक है या नहीं। सो मेरे ख्याल में इतनी जल्दी तो शायद पाकिस्तान में तो कभी हुआ नहीं, दुनिया में भी शायद नहीं होगा कि इतनी जल्दी किसी गवर्नमेंट ने रिस्पॉन्ड किया हो और उनको मंतकी अंजाम के पहुंचाने के लिए फर्दर एक्शन लिया हो। तो मेरे ख्याल कि इसको तो अप्रिशिएट करना बनता है और एक्नॉलेज करना बनता है कि प्राइम मिनिस्टर इसको फ्रंट फुट पे आके खेल रहे हैं, और ताकि पाकिस्तान की अवाम में कम से कम कोई किसी वाले से कोई इबाहम ना रह जाए। और साहब आप खुद सियासतदान हैं, एक खबर चली जो भी वजह थी उसकी, लेकिन क्या आपके ख्याल से पीटीवी को अब क्या करना चाहिए? माफी मांगनी चाहिए, बाकायदा कोई लेटर जारी करना चाहिए, क्या तरीक़ेकार होगा? देखें अभी भी इशू ये है कि कल तो फेक न्यूज़ के हम खुद शिकार रह गए। अगर आप थोड़ा सा देखें कि कल शाम को 5 साढ़े 5 बजे से प्राइम मिनिस्टर इमरान खान के हवाले से भी खबरें चलानी शुरू कर दी। ज़मान पार ये, ज़मान पार वो, फलाना शख्स फलाना गली के 2 हिस्से, मतलब एक ऐसा एनवायरनमेंट क्रिएट हो गया कि हम खुद परेशान हो गए ये हो क्या रहा है। जब 9:30 बजे वो पेंडोरा लीक्स हुआ तो मैं उस वक्त बैठ के एक चैनल पे देख रहा था, और जो जर्नलिस्ट जिन्होंने इस पूरी इन्वेस्टिगेशन की उनसे सवाल पूछा गया कि हजूर वो तो आप ज़मान पाक से हवाले से कोई बात कर रहे थे, कहते हैं हाँ जी वो था सही, लेकिन बाद में क्लियर हो गया था, लेकिन क्योंकि एक स्पोक्स पर्सन ने उसके ऊपर प्रीएम्प्टिवली एक स्टेटमेंट दे दी तो लगता है कोई दाल में काला होगा। भाई अगर दाल में काला था तो आप इन्वेस्टिगेट करके बता देते। सो इसका मतलब फेक न्यूज़ का शिकार तो हम खुद रह गए। जहाँ तक पीटीवी की बात की तो मैंने वो पीटीवी के ऊपर क्लिप चलते नहीं देखा, मैंने सोशल मीडिया पर देखा कि उसका एक फोटोशॉट जो है ना स्क्रीन पे लगा हुआ था। तो ये फवाद भाई उसको इन्वेस्टिगेट कर रहे हैं कि ये कैसे हुआ क्या हुआ, लेकिन फॉर बाय ऑल द रीजन हम ये समझते हैं कि फेक न्यूज़ का जो कॉन्सेप्ट है वो पीएमडीए के बिल में हमारी मेजॉरिटी जो प्राइमरी इशू था वो यही था कि जो लोग चाहे वो सोशल मीडिया पे हो चाहे इलेक्ट्रॉनिक मीडिया पे हो, अगर वो इस चीज़ के ऊपर फैलाते हैं तो उसके ऊपर कोई लायबल एक्शन होना चाहिए, और वो किसी के खिलाफ ही। क्योंकि याद रखिए फेक न्यूज़ का सबसे बड़ा जो नुकसान है वो पॉलिटिकल लोगों को, पॉलिटिकल जमातों को और पॉलिटिकल लीडरशिप को होता है, चाहे वो प्राइम मिनिस्टर इमरान खान हो चाहे वो नवाज शरीफ और उनकी फैमिली के कोई फर्द हो। सो मैं तो पर्सनली तौर पर समझता हूँ कि इसके तदारुक के लिए फ्यूचर में भी जाना चाहिए, और ऐसा कॉन्सेप्ट तो किसी के लिए भी डैमेज हो सकता है। और सबसे ज़्यादा कल जो डैमेज होने जा रहे थे, आज भी आप देख लें ICAJ ने रिपोर्ट लिखी है, उसने बिला वजह ऐसे घुमा फिरा के उसके ऊपर नाम लिख दिया ताकि उसका लेना देना भी कोई नहीं। सो ये चीज़ें वो हैं कि जो हमें भी बहुत ज़्यादा तकलीफ देती हैं, एंड आई एम श्योर गवर्नमेंट इसके ऊपर सोचेगी इस चीज़ को कैसे कंट्रोल करना है। माजी में हमारे पास मिसाल है पैनामा लीक्स की। पीटीआई का मौक़िफ़ यकीनन इस हवाले से बड़ा क्लियर वाज़े रहा, आप लोग इस मामले को आगे तक लेके जाके गए, लेकिन हमने देखा कि एक्शन हुआ तो सिर्फ नवाज शरीफ के खिलाफ, बिल्कुल सबके खिलाफ होना चाहिए था, मगर अनफॉर्चुनेटली हमने वहाँ पे नहीं देखा। क्या पेंडोरा पेपर्स में भी ये खदशा मौजूद है कि आवाज़ें उठेंगी, शोर मचेगा, मगर भरपूर एक्शन जो कि होना चाहिए वो नहीं होगा? देखिए इशू ये है कि अगर आपको याद हो आज से तकरीबन 2 हफ्ते पहले प्राइम मिनिस्टर साहब ने UN में जब स्पीच की थी तो उसमें इस्लामोफोबिया की बात भी की, कश्मीर इंडिया की भी बात की, क्लाइमेट चेंज के वाले से बात की। उनका एक इशू जो था वो ये था कि जो दुनिया की डेवलप कंट्रीज़ हैं, तरक्की याफ्ता ममालिक हैं, वो सेफ हेवन्स बनते जा रहे हैं। इन गरीब ममालिक से जितना करप्शन का पैसा यहाँ से लूटा जाता है वो इन ममालिक में चला जाता है, और एक अंदाजे के मुताबिक, फैक्ट आई की रिपोर्ट के मुताबिक ये $7 खरब है, और हर साल सालाना $1 खरब इन गरीब ममालिक से इन अमीर ममालिक में जाके छुप जाता है, जो कि चोरी और करप्शन का पैसा होता है। सो प्राइम मिनिस्टर ने जो बात स्टेटमेंट दी थी, मैं तो समझता हूँ ये जो आप पेंडोरा लीक्स जो आया ये प्राइम मिनिस्टर की बात की तरवीज है, और हम तो इसको सपोर्ट करते हैं कि ऐसी चीज़ें आने चाहिए। अगर आप पैनामा की बात करते हैं तो जब अप्रैल 2016 में जब ये पैनामा आया था तो उसके 2 साल तक तो नवाज शरीफ साहब की गवर्नमेंट रहेगी। अगर वो खुद उसमें नाअहल हो भी गए थे 6 माह के बाद तो खाकान अब्बासी साहब तो रह गए। वो 400 लोगों को जो इन्वेस्टिगेट करना था वो तो नवाज शरीफ साहब की नून लीग की गवर्नमेंट ने करना था, उन्होंने उसको हाथ नहीं लगाया। ऑफकोर्स उसमें जो मेजर प्लेयर था वो नवाज शरीफ साहब ही थे, क्योंकि उनकी पूरी फैमिली ये क्लेम करती रहेगी कि नीलसन और नेस्कोल जो कंपनियां थी, ऑफशोर कंपनियां, वो उसके बेनिफिशियरी नहीं थे, पहला क्लेम था। फिर उसके बाद मरीम बीबी की स्टेटमेंट भी आ गई थी कि जी मेरी पाकिस्तान से बाहर भी कोई स्टेटमेंट नहीं। फिर उनके बेटे ने कह दिया कि जी मेरी बहन जो है मरीम बीबी उसकी बेनिफिशियरी है। फिर उनके बड़े छोटे बेटे ने कह दिया कि हम किराए के मकान में रहते हैं। तो ये जो कॉन्ट्राडिक्टरी स्टेटमेंट उनकी पूरी फैमिली देती रही कि दे हैड टू फेस द म्यूजिक, ये झूठ ऐसे छुप नहीं सकता, और बाकी 400 लोगों को इन्वेस्टिगेट करना था। हमारे पास ये पहला मौका कल रात को आया और हमने आते साथ ही ऐलान कर दिया कि प्राइम मिनिस्टर इंस्पेक्शन कमीशन इन 600 के 600 अफराद को देखेगा। क्या उन्होंने इनको डिक्लेयर किया, ये जो ऑफशोर कंपनी अपने रिटर्न्स में, क्या इनका पैसा जायज़ था, क्या यहाँ से जो पैसा लेके वो करप्शन का पैसा तो नहीं था, कहीं पैसा मनी लॉन्ड्रिंग तो नहीं हुआ। इन सारे अफेयर्स को देखने के बाद कंसर्न अथॉरिटीज़ को इनके केस भेजे जाएंगे और केसेस चलेंगे और वो अपने मंतकी अंजाम को भी पहुंचेंगे। देखिए, अवाम का एतमाद अगर आपने रखना है ना तो आपको ट्रांसपेरेंट होना पड़ेगा, और हम इसमें बिलीव
करते हैं कि ऐसे जितने इश्यूज हैं इनको जितना ट्रांसपेरेंट रखा जाएगा अवाम का एतमाद बढ़ेगा और ये जो लोग हैं जो इस तरह के काम करते हैं उनके लिए डिटेरेंस का फैक्टर होगा। सो हमारी तो जमात है वो तो वैसे ही एहतसाब के नारे पे खड़ी है, हम कैसे इसे आंखें छुपा सकते हैं। रेस्ट एश्योर्ड इन तमाम अफराद के खिलाफ कार्रवाई होगी, कानून के मुताबिक होगी, लेकिन क्योंकि अगर ये कंपनियां लीगल बनाई गई हैं और इसमें किसी किस्म का कोई इबहाम नहीं है, कोई इलीगल डिस्पोजिशन नहीं है, रिटर्न्स फाइल है, डिक्लेयर एसेट्स हैं, फ्यूचर कई फॉरेन में इन्वेस्टमेंट्स हैं, तो आई डोंट सी कि इसमें कोई इशू फर्दर जाना चाहिए। लेकिन अगर ये चीज़ें मौजूद नहीं है, रेस्ट एश्योर्ड प्राइम मिनिस्टर इमरान खान की गवर्नमेंट किसी को